ओके, सो स्टूडेंट्स बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। सर आज अपने क्या डिस्कस करने वाले हैं? पर्टिकुलरली आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन से रिलेटेड जितनी जरूरी एमसीक्यूज या कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस बोल लो या केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस बोल लो फ्रॉम द माइक्रो वर्ल्ड, अपने आज उसको टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, द आइडिया इज अगेन ओनली वन, बच्चा को याद रहे कि जो लर्निंग है वो तो जरूरी है, वो अपने किए हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है, बट क्वेश्चंस की वैरायटी को भी एक्सप्लोर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो विद दैट पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस से जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये ऑलरेडी ऐप में अपडेटेड है। कहां अपलोडेड है फिर से बता दे रहा हूं, ऐप में आप जाओगे तो फ्री मटेरियल केडिया क्लासेस के ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर ऑल ऑफ यू प्रैक्टिस दिस, है ना। मैं अभी स्टार्ट करने लग रहा हूं डिस्कशन, चलिए सुनिएगा, लेट्स गो। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन द डिमांड फॉर स्वीट इंक्रीजेस इवन व्हेन द प्राइस रिमेन्स द सेम। मतलब स्वीट का दाम सेम है फिर भी स्वीट का डिमांड बढ़ रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व ऑफ स्वीट्स। एक बात बताइए, आप लोगों को मैं पढ़ा रखा हूं, यहां पर कॉन्सेप्ट है मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। सच्ची सच्ची बताइएगा कि क्या आप लोगों का मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। अपने क्या पढ़े थे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मैं एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट भी रिकैप करवा रहा हूं। ओके, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब सेम डिमांड कर्व में आप ऊपर या नीचे तब कर रहे होते हो जब आपका कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो रहा होता है। पर यहां पर अच्छा, और मूवमेंट कब होता है, जब बदलाव, कमोडिटी में बदलाव खुद की प्राइस की वजह से हो। यहां बोल रहा है कि द ओन प्राइस रिमेन्स द सेम। कोई और फैक्टर है, जैसे फेस्टिवल है तो ज्यादा मिठाइयों का सेल हो रहा है या डिमांड हो रहा है तो डिमांड बढ़ गया। कभी भी डिमांड बढ़ जाता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। कोई भी चीज बढ़ जाना मतलब कर्व किस ओर जाता है, राइट की ओर जाता है। सो द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ये हमारी गलती है अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आने का। मेक श्योर एवरीबडी सॉल्व इट। तो 1A अपने पास लिखेंगे, 1A मटेरियल तो सबको मिल ही जाएगा। 1A ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली चैप्टर में। क्या आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं टू कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होता, ऑर्डिनल गलती से बोला, कार्डिनल अप्रोच के अंदर कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब MUX by PX is equals to MUY by PY. तो what is the equilibrium condition? MUX by PX is equals to MUY by PY. That's important one. ठीक है, 2C। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने ना तो ठीक है आगे बढ़िएगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दूंगा। व्योम read in the newspaper that under the two wheeler segment, आप लोगों को सबको बता दे रहे हैं, अगर एमसीक्यू और केस स्टडी उनको सेट करना है ना, एक्सपेंशन मूवमेंट से भर भर के, इंक्रीज डिक्रीज यानी शिफ्ट से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन आने का संभावना है। मैं रिकैप करा रहा हूं अपने जान में, बट देन आप लोग का भी रिकॉल अच्छा होना चाहिए। चलिए, व्योम read in the newspaper that under the two wheeler segment the price of X, a popular model, टू व्हीलर है मतलब कोई बाइक या स्कूटी का बात हो रहा होगा, एक्स जो एक पॉपुलर मॉडल है, हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अच्छा, प्राइस ऑफ एक्स गिरा है स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स गिरा है। आइए आगे की कहानी समझे। वाई इज अनदर टू व्हीलर ब्रांड नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी, वाई इज अनदर टू व्हीलर ब्रांड नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी बट विथ अ स्लाइटली हायर प्राइस। वाई का दाम थोड़ा सा ज्यादा है। आगे की कहानी समझते हैं क्या है। एनालाइज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई। आधा बच्चा यहां क्या मिस्टेक करेगा, गोल्डन स्टेटमेंट, प्राइस रिडक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो हम लोग डिमांड कर्व किसका बना रहे हैं, वाई का।
क्या लिखा है एक बार पढ़िए ना, एनालाइज द प्राइस रिडक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई। ऑन वाई का मतलब वाई के डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कमोडिटी एक्स जो उसका कंपटीशन है, अगर कमोडिटी एक्स जो उसका कंपटीशन है, अगर उस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है और वाई का प्राइस ज्यादा है, तो जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है चांसेस है उसका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन हमें यहां पर एक्स के डिमांड के बारे में पूछा है कि वाई के डिमांड के बारे में। ठीक से पढ़िए, प्राइस रिडक्शन ऑफ एक्स, तो सर वाई का जो डिमांड है वो तो डिक्रीज ही होगा। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, लुक एट द लैंग्वेज आई एम यूजिंग, डिक्रीज इन डिमांड। मैंने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड नहीं बोला। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड तब होता है जब वाई का प्राइस बढ़ता, इस वजह से वाई का डिमांड बढ़ता। यहां तो प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का घटा, इस वजह से वाई का डिमांड घटा। क्या हम समझा पा रहे हैं क्या? अगर ओन प्राइस के बढ़ने की वजह से खुद का डिमांड कम होता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। और किसी भी कारणवश, बिकॉज ऑफ एनी रीजन युवराज, अगर डिमांड कम होता है तो आप उसको डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, नॉट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हम ठहर गए हैं इसलिए कि भाई स्टूडेंट कंफर्म करे कि ठीक ही बोल रहा है सर आप। एक मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आया, लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। क्वेश्चन यहां पर ध्यान से सुनिएगा। इफ द मार्केट सप्लाई फॉर कार्स शिफ्ट टू द राइट, सप्लाई कर्व ये होता है, रफ बता रहा हूं, सप्लाई कर्व ये होता है, एंड नाउ दिस सप्लाई कर्व इज स्टूडेंट्स शिफ्टिंग टू द राइट। सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग टू द राइट। What can be the most probable reason for the same? What can be the most probable reason for the same? अगर सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब देखते हैं क्या है। कार का प्राइस ऑफ स्टील, यार स्टील तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड गुड्स है। अगर स्टील का प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई का क्वेश्चन है, फिर से बोलूं, स्टील का दाम बढ़ेगा, कार में स्टील यूज हो रहा है कहीं पर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मार्जिन घटेगा तो सप्लाई घटेगा। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट माय आंसर, क्योंकि मुझे सप्लाई कर्व को बढ़ाना है, सप्लाई को बढ़ाना है मुझे। इंक्रीज इन जीएसटी रेट ऑन कार्स, स्टूडेंट्स अगर गाड़ी महंगी हो गई तो गाड़ियों का सप्लाई घटेगा, गाड़ियों का सप्लाई बढ़ेगा नहीं। Oh my God, introduction of a new technology that makes the production of the commodity cheaper। तो सही बात है ना, अगर स्टूडेंट्स नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई तो सप्लाई कर्व कहाँ जाएगा? राइटवर्ड जाएगा। एकदम सही बात है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी that makes the production of the commodity cheaper। दोस्त प्राइस हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, आप ये मत सोचिए कि करस्पॉन्डिंगली प्राइस भी तो बढ़ा देंगे। मेरे को पता था यू वेर गोइंग देयर। हमने पढ़ा है कि अगर हम लोग एक फैक्टर स्टडी कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम लोग बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दोस्त। और चलो डी तो खैर है ही नहीं, डिस्कस कर देता हूं। सब्सिडी कम करना, अरे अगर सरकार सब्सिडी कम कर दी है, मतलब सरकार हमें जो मदद देती है, सरकार ने वो मदद बढ़ाया नहीं, सरकार ने वो मदद उल्टा घटा दिया है। तो सरकार ने अगर वो मदद कम कर दिया है तो सप्लाई कम हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली डी कैन नॉट बी माई आंसर। आई डोंट एग्री विद डी एज द आंसर। ठीक है, चलिए हटाइए क्लास, फिफ्थ पे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। Which one of the following is the reason behind an upward sloping demand curve? Upward sloping demand curve. Substitution effect नहीं, इनकम इफेक्ट नहीं, कंस्पिकुअस कंजम्पशन हाँ। सर भूल गया, कंस्पिकुअस कंजम्पशन दिखावा वाला, क्या दिखावा वाला कंजम्पशन। जब कंस्पिकुअस कंजम्पशन होता है तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है।
जब दिखावा वाला कंजम्पशन होता है तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। दिखावे वाला कंजम्पशन मतलब, दिखावे वाला कंजम्पशन मतलब कोई लग्जरी गुड्स है, कोई लग्जरी गुड है, अब आप उसका दाम बढ़ गया तो आप उसको और खरीद रहे हो, ये दिखाने के लिए कि आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में। कंस्पिकुअस कंजम्पशन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड है, सो अ गुड वन। लेट्स सी क्या चल रहा है यहाँ पर। क्लास ध्यान देंगे। एंड स्टूडेंट्स, जस्ट सो दैट स्टूडेंट्स आर हियर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मैं आप लोगों को बता दूं, बता क्या दूं, याद दिला दूं, हम लोगों के इंस्टीट्यूट में कंपलसरी है कि हर बच्चा वो सब्जेक्ट्स जो हमारे यहाँ होता है उसका 5-5 पेपर लिखे। दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के कुछ डेट्स अनाउंस्ड है और कुछ जो नहीं है। 5 पेपर्स के हर पेपर, स्टूडेंट सोच रहा है टोटल में 5 पेपर नहीं, हर सब्जेक्ट का 5 पेपर। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये टिल 7th-10th फरवरी खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ऑल ऑफ यू आर अपडेटेड एंड प्रेजेंट ऑन द रिस्पेक्टिव डेज। और पढ़ो 5, तुम जो 5 पेपर लिखने के पहले हो, थोड़ा सा लेक्चर दे रहा हूं बट फिर से बोल रहा हूं, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, तुम जो 5 पेपर लिखने के पहले जो तुम्हारी स्थिति है, और ईमानदारी से पढ़ पढ़ के आओ, और 5 पेपर के बाद जो स्थिति होगी उसमें जमीन आसमान का फर्क तुमको फील होगा। कंडीशन है जो बच्चा शिद्दत से ईमानदारी से ये काम करेगा। सब कुछ हम कर सकते हैं तुम्हारे लिए, मेहनत एवरीथिंग, ईमानदारी हम तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं कर सकते, वो तुमको डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो विद दैट बीइंग सेड कंटिन्यू करता हूं अगले क्वेश्चन में, है ना। इन द बिलो शेड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर ट्रू। एक बार देख लेता हूं। टीपी एपी एमपी फर्स्ट यूनिट के लिए सेम है, लॉजिकली सही बात है कि फर्स्ट यूनिट के लिए टीपी एपी एमपी सेम ही होता है। कोई बोल रहा था कुछ। सेकेंड यूनिट के लिए ये है एपी और एमपी, और थर्ड यूनिट के लिए ये है टीपी एपी एमपी। कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लेट्स सी विच इज ट्रू। इधर ध्यान दीजिएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एडिशनल वर्कर इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर। आओ देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। ये देखो ये देखो क्लास, इधर ध्यान देना। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, सिंपल में कि एमपी एपी से ग्रेटर है। क्या बोल रहा है, बोलो। एमपी एपी। मेरे को क्या पता हो, चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट यूनिट के लिए भी कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में तो इक्वल होएगा ही। अब देखो, अब आगे देखो, क्या यहाँ एमपी एपी से ग्रेटर है? हाँ। क्या यहाँ एमपी एपी से ग्रेटर है? हाँ। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 2 पर चलता हूं और देखता हूं ये ट्रू है क्या। When the schedule is plotted graphically, the MP curve will not intersect the AP curve. यहां पर ध्यान से सुनना। When the schedule is plotted graphically, the MP curve will not intersect the AP curve. अच्छा, तीसरा, TP is increasing at decreasing rate. TP धीरे धीरे बढ़ रहा है कि जोर जोर से? देखो पहले TP कितने से बढ़ा, 120 से, फिर कैसे बढ़ा, 140 से। ये स्टेटमेंट तो पूरा गलत है कि इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। कैसे, फिर से समझाता हूं। 100 से 220 हुआ तो 120 से बढ़ा 220 से 360 हुआ तो 140 से बढ़ा। तो ये तो सर जोश में बढ़ रहा है, ये गलत है। आगे, एपी इज मैक्सिमम। क्लास यहां पर समझना, एपी इज मैक्सिमम एट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ लेबर। स्टूडेंट्स ये भी गलत है, मैं आपको बताऊं क्यों। जब एपी आपका मैक्सिमम होता है, जब आपका एपी आपका जब मैक्सिमम होता है, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, तो देखो यहां पर 100 है, 110 है और 100, एक सेकेंड रुको, 100 है, 110 है और 120 है, या 100 है, 120 और 140 है। स्टूडेंट्स, एपी मैक्सिमम जब होता है, कहीं ना कहीं एमपी उसके साथ जाके इंटरसेक्ट करता है, तो वो यहां पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। अच्छा एक बार और ये पढ़ते हैं। व्हेन दिस शेड्यूल इज प्लॉटेड ग्राफिकली, ठीक है, व्हेन द शेड्यूल इज प्लॉटेड ग्राफिकली, द एमपी कर्व विल नॉट इंटरसेक्ट द
एपी कर्व, एमपी कर्व विल नॉट इंटरसेक्ट द एपी कर्व, बट ऐसा मेरे को सही नहीं लग रहा है क्योंकि एपी और एमपी एक जगह पे तो इक्वल है, राइट स्टूडेंट्स। इसमें मुझे तो समझ आता है केवल स्टेटमेंट वन ही करेक्ट है, बट यहाँ ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। तो अगर केवल यही करेक्ट है तो फिर वन वाला जहां पे होगा वो मार्क कर देंगे, कायदे से फुल मार्क्स ही मिलना चाहिए अपने लोग को। तो वही तो बोल रहा है ना कि सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर ना, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, करेक्ट। और ये लोग क्या बोल रहा है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए तो हम इससे डिसएग्री किया, ठीक है ना। हाँ, इसमें मैं अगर मैं एडुकेटेड गेस लूं तो मैं वन और टू को मार्क करता, क्यों, क्योंकि शायद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट के बाद का डिस्कशन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट के बाद कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पढ़ा जाए तो फिर वन एंड टू करेक्ट है। बट इंटरसेक्ट का मतलब होता है मीटिंग एट अ पॉइंट, तो वो तो ऑलरेडी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी डोंट नो, वन एंड टू करेक्ट होना चाहिए, मतलब अगर करेक्ट है तो बी स्टेटमेंट वन एंड टू ही करेक्ट अपने लोग लेकर जाएंगे, करेक्ट है सक्षम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इन द शॉर्ट रन टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा है, टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एज द प्रोड्यूसर इंक्रीजेज द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोपोर्शन टू फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलो समझ गया। द रीजन फॉर दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मतलब समझा ये कहां से क्वेश्चन आया। तीन स्टेजेस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, तीन स्टेज होता है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स। यार स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, हर स्टेज के होने का कुछ रीजंस होता है, हर स्टेज के होने का कुछ रीजंस होता है, हाँ होता है। तो यहां पे क्वेश्चन है रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न से, रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग, कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहा है क्यों। मैं आपको रीजंस याद दिलाऊं, मैं देखना ही नहीं चाहूंगा ऑप्शंस, मैं आपको बताता हूं। पहला कि शुरू में फिक्स फैक्टर ज्यादा होता है, वेरिएबल फैक्टर कम होता है, तो फिक्स फैक्टर का कैपेसिटी खाली पड़ा रहता है, तो जैसे जैसे आप और वेरिएबल फैक्टर डालोगे फिक्स फैक्टर और बेटर यूटिलाइज होते जाएगा, नहीं समझे। मान लो जमीन एक फिक्स फैक्टर है, आपके पास बहुत बड़ा एकड़ का 2-3 एकड़ का जमीन है, आपने पे एक वर्कर को हायर किया, क्या एक वर्कर जो कि वेरिएबल फैक्टर है पूरी जमीन का कैपेसिटी यूज कर लेगा। तो जब आप और वर्कर्स डालोगे तो जो जमीन का कैपेसिटी है और बेहतर तेजी से बढ़ेगा, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अंदर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज द firm can buy raw material in bulk cheaply, idle capacity of fixed factor is utilized more effectively। जो जमीन है वो और बेहतर यूज हो रहा है, वो जमीन जो है वो फिक्स फैक्टर जो है वो और बेहतर यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है, रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रीजन बिहाइंड कॉजेज बोल सकते हो, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। वहां से ये प्रश्न पूछा गया है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। हटाइए इसको, निकालिए यहां से। नेक्स्ट 8th पे चलिए, ट्राई करना सब कोई, ट्राई करना सब कोई। आओ, रिटर्न्स टू क्या आ गया बोलो, स्केल। क्यों ना हम आपको एक बार पढ़ाई दे रिटर्न्स टू स्केल, मेरे को 2 मिनट लगेगा पढ़ाने में, फिर हम लोग ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, हर चीज पढ़ाते जाऊंगा। नोट्स बनाना है साथ साथ बनाइएगा, वेट नहीं करूंगा। स्टूडेंट्स, रिटर्न्स टू स्केल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है। फिर से रिपीट कर रहे हैं
स्टूडेंट्स, रिटर्न्स टू स्केल ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है। ये तुम समझ गए, ये किसका कंपटीशन है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंपटीशन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, रिटर्न्स टू स्केल आपका, सही सुना आप लोगों ने, लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है। एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, दूसरी बात बोलूं? स्टूडेंट, दूसरी बात ये है कि रिटर्न्स टू स्केल के अंदर 3 होते हैं स्टेजेस। कितने स्टेजेस होते हैं? 3। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लिख सकते हो, थ्री स्टेजेस ऐसे कर सकते हो। मतलब मैं समझा दूंगा, आप लिख लो ना, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, समझिएगा, समझिएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जरा ठहराव के साथ सुनिएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है, समझना है ना, आराम से समझना। पहला बात आप भूल रहे हो, यहां पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, क्योंकि आप किस पीरियड में आ गए हो, लॉन्ग रन में। अब मतलब समझिएगा, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न समझा रहा हूं, अब कॉपी नहीं करना होगा, सुनना पड़ेगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक जमीन है आपके पास और 2 लेबर है आपके पास। रिलैक्स होके समझिएगा। आपके पास एक जमीन है ना, और 2 लेबर है। ओके, मान लो ये लोग मिलके ना कोई भी कमोडिटी 200 यूनिट्स बना पाते हैं, कोई भी कमोडिटी 200 यूनिट्स बना पाते हैं। ओके, इसको कर दीजिए डबल। डबल का मतलब है कितना जमीन हो गया, 2, लेबर कितना हो गया। अब रुक जाओ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब होता है जब इफ इनपुट इज डबल्ड, या सिर्फ डबल नहीं, जब इनपुट इज इंक्रीज्ड बट आउटपुट इंक्रीजेस बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इनपुट। मतलब आउटपुट डबल नहीं हुआ, आउटपुट डबल से भी ज्यादा हुआ। देखो, डबल होता तो 400 होता, डबल से भी ज्यादा यानी कि कुछ भी एग्जांपल सोच लो, 500। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दैट व्हेन, इसको सिंपल में, सिंपल इंग्लिश में बोलूं, व्हेन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के बगल में डैश देके लिख लो ना, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के बगल में लिख लो ना, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में लिख लो ना, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट। प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल तो नहीं लिखाना होगा, एग्जाम्पल समझ में आ गया। देख, आउटपुट मोर देन डबल हो गया, तुम ट्रिपल करेगा तो मोर देन ट्रिपल कर देना। पर स्टूडेंट्स, अब एक छेड़छाड़ करूंगा। अगर हम लोग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कर रहे हैं, तो जितना इनपुट बढ़ा आउटपुट भी उतना ही बढ़ेगा, यानी कि ये 400 होगा। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में लिख ले, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में लिख ले, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। मुझे पता है तुमको डाउट नहीं हो सकता, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। ये हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एंड अगर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का चर्चा करें, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू, अच्छा ये 400 हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अब मान ले इनपुट डबल हुआ है पर आउटपुट लेस देन डबल हुआ है। आउटपुट बढ़ा है पर इनपुट जितना नहीं, तो फिर आप इसको बोलेंगे क्या, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में लिख लो, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में लिख देना, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। खत्म।
स्टूडेंट्स, हैविंग सेड दैट, मैं इसी क्वेश्चन पे आ गया था आप लोगों के साथ बातचीत करने, कॉन्सेप्ट बता दिया ना। अब कोई बच्चा इसको गलत करके दिखा दो तो चैलेंज है, मान जाएंगे। कौन कौन 8 वाला कर लिया यार? अब गलत नहीं हो सकता। चलो पढ़ देता हूं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच इन द लॉन्ग रन वेयर एफिशिएंसीज आर अचीव्ड। मतलब चीजें एफिशिएंटली होती है, ठीक है। Which of the following accurately reflects increasing returns to scale? आ जाओ। All factors remain fixed. एकदम फालतू बात। क्या क्या रिटर्न्स टू स्केल में ऑल फैक्टर्स फिक्स्ड है? उल्टा, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। मेरे भाई, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। क्या बात करता है यार, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल है सर। अच्छा आगे बोलता हूं। All factors of production can be adjusted in the long run and a proportionate increase in output is equals to proportionate increase in input। भाई ये डेफिनेशन है तो सही लॉन्ग रन का, बट ये लॉन्ग रन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का है। हाँ या ना? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का है। आगे का क्या बातचीत है यहां पर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर हम लोग आगे का क्या बातचीत है वो देख लेते हैं। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, तीसरा देखिए, proportionate increase in all factors of production resulting increase in output in greater than proportional increase in inputs। मतलब आउटपुट बढ़ रहा है पर ज्यादा जोश में बढ़ रहा है इनपुट के मुकाबले। दिखा है ना, इंक्रीज इन इनपुट से ज्यादा जोश में। नो क्वेश्चंस आस्क्ड सर। ओ माय गॉड, गजब ग्राफ आ गया यार ये तो। लेट्स सी, लेट्स सॉल्व इट यार क्लास, लेट्स सॉल्व इट क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएंगे और मजा आएगा इसको पढ़ाने में। ये किसका डायग्राम है पता है? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, शॉर्ट रन। ओके चलो ठीक है, क्या ही पूछेगा देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इसमें भी ये लोग 1 2 3 4 ऐसा करके कर रहे होंगे। अपने को एकदम सिंपल में समझना है। देख पहले, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी इज मैक्सिमम। एमपी इज मैक्सिमम एकदम सही जवाब दे रहा है। सुन 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 सुन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आए, सिलेबस में प्रोडक्शन अगर है, बिल्कुल है, ये नहीं है असंभव है। ये मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, यहां से असंभव है। सुन लेना, टीपी बढ़ता है पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर टीपी थोड़ा सा नखरा दिखाता है और इंक्रीज होता है थोड़ा सा एट डिमिनिशिंग रेट। ये जिस पॉइंट ऑफ नखरा, जो नखरा था, पॉइंट ऑफ नखरा था जहां पे तेजी से बढ़ते बढ़ते हौले हौले बढ़ने लग गया, कौन? टीपी। कौन? वो नखरे वाले पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एमपी मैक्सिमम होता है। अगर आप लोग हमारे साथ ग्राफ प्रैक्टिस किए हो तो मैंने ग्राफ में 100% चेक करो, चेक करो, मैंने ऐसा पॉइंट ग्राफ बनवाया है। असंभव है कि नहीं बनवाया होगा। लेकिन ये स्टेज 1 का एंडिंग नहीं है, ये स्टेज 1 की एंडिंग नहीं है। तो ये बात एकदम सही है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी मैक्सिमम होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये पॉइंट एकदम सही है। आगे बढ़ता हूं, इधर ध्यान से सुनना। ये देखो, व्हेन एमपी इक्वल टू एपी, एपी इज मैक्सिमम। याद करो थोड़े क्वेश्चंस के पहले उसमें फोर्थ पॉइंट पे था। ये देखो अलीशा का मैसेज आया हुआ है। हाँ अभी उल्टा कर दो, यहां पर सुनना, पता ही नहीं चलेगा। अभी इधर ध्यान दो अलीशा, कम ऑन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन एमपी इक्वल्स टू एपी, एपी इक्वल्स टू मैक्सिमम। थोड़ा क्वेश्चन पहले आप लोग को याद होगा, एमपी और एपी ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है, बट लेट्स से एमपी था 140, एपी था 120। तो वो लोग बोला था कि एट दिस पॉइंट एपी इज मैक्सिमम। हम बोला था कि नहीं, एपी मैक्सिमम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एपी मैक्सिमम है तो एमपी एपी से इक्वल होगा। व्हेन एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल्स टू एपी, ये जरूरी है। तो यहां पर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, एपी अपने मैक्सिमम को आया और तब एमपी आके इससे मिला। तो व्हेन एपी इज मैक्सिमम, और यही माना जाता है स्टेज 1 का अंत, यही माना जाता है स्टेज 1 का एंड। यहां से होता है न्यू बिगिनिंग्स। स्टेज 1 पे अपना एंड हो गया जब एपी, मैं आपको बोला था पहले आप
फिर तुम। याद रखने का क्या तरीका था? पहले आप कौन एपी, फिर तुम टी, टी, तुम में टी मतलब टीपी। पहले आप, फिर तुम, फिर ढकेल दो। ढकेल दो मतलब फिर तो टीपी गिरता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। फिर तो शुरू हुआ आपसे, फिर आ गए तुम पे, और फिर धक्का मुक्की। याद रहेगा? याद रखना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टेज वन तुम लोग उठपटांग, तुम लोग ये वाला लाइन का आदत है, तो तुम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे स्टेज वन खत्म कर देता है। नहीं, हम कभी नहीं बोले, और ना मानना इस बात को। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जस्ट स्टेज वन के पहले का एक पॉइंट है बस, ठीक है। चलो, तो ये दोनों बातें ही सही है, ये दोनों बातें ही सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। हालांकि हालांकि हम थर्ड और फोर्थ भी आपको पढ़ाएंगे, एंड उस पर तर्क वितर्क होगा। इधर ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दीजिएगा। एपी कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड एपी इज पॉजिटिव इन द थर्ड स्टेज। क्या बकवास कर रहा है? देख देख देख, ये बात ठीक है, एपी इज पॉजिटिव, एपी कभी नेगेटिव नहीं होता। गलत बात क्या कर दिया कि एपी कर्व इज ओनली अपवर्ड स्लोपिंग। क्या एपी ऊपर जाके नीचे नहीं जा रहा क्या? तो सिर्फ अपवर्ड स्लोपिंग हम कैसे बोल सकता है? इसी स्टेटमेंट को सही करना है तो मैं पता है कैसे सेट कर देता, मैं बोल देता टिल स्टेज वन एपी इज अपवर्ड स्लोपिंग। अब ये सेंटेंस गलत है कि सही है? अब सही है, क्योंकि टिल स्टेज वन आयशा एपी कर्व ऊपर जा रहा है। सर बात तो गजब बता दी आप, तो 1 एंड 2 आर ट्रू, हटाइए इसको। अच्छा, एट पॉइंट वन क्या लिखा है? एट पॉइंट वन टीपी इज मैक्सिमम। पॉइंट वन कहां है? देखिए तो भाई, हम पढ़े गलत है कि ये लोग लिखा गलत है? एट पॉइंट आई, ओके, आई, ओ अच्छा मिला, ये रहा, ये रहा। एट पॉइंट आई, नो 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 नो, एट पॉइंट आई इट इज नॉट मैक्सिमम, एट पॉइंट आई एपी इज मैक्सिमम। टीपी एपी के बाद मैक्सिमम होता है। बोला तो पहले आप, फिर तुम, फिर धक्का। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट, हटाइए इसको, हटाइए। अच्छा, कॉस्ट से क्वेश्चन आया है, लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। दो जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे सब रिवाइज करा दूंगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक मिनट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। हाँ, क्योंकि हमारा सब सारा वांट्स पूरा नहीं हो सकता, तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? हमारा सारा वांट्स पूरा नहीं हो सकता, तो अगर हमने किसी चीज को सिलेक्ट किया, हमने अगर किसी चीज को सिलेक्ट किया, तो उस प्रक्रिया में हमें किसी सेकेंड बेस्ट चीज को छोड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात ठीक है। When we express opportunity cost in monetary terms, it is same as which of the following? क्या बढ़िया क्वेश्चन है। इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर मनी के टर्म्स में किया जाए, तो फिर इट इज द सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग? When it is expressed in monetary terms, it is the same as which of the following? Students, the answer is economic cost. I will explain, don't worry. चिंता नहीं करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं ना। तो लिख लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्सप्लिसिट भूल से बोला, इकोनॉमिक कॉस्ट। समझा देता हूं, सारे कॉस्ट समझा देता हूं, अच्छा है ना, सारा रिवीजन हो जाएगा कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, इधर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना? बोलूं क्या? इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सोशल कॉस्ट। स्टूडेंट, सोशल कॉस्ट वो होता है, आज बिजनेसेस प्रोडक्शन कर रही है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन से मेडिकल एक्सपेंसेस सोसाइटी का बढ़ रहा है। तो जब बिजनेस कोई डिसीजन ले रहा होता है, तो बिजनेस तो खर्चा कर ही रहा है, साथ साथ में सोसाइटी को भी खर्चा करना पड़ रहा है। ये सब कॉस्ट को मिलाकर बनता है सोशल कॉस्ट। यहां इस बारे में बात नहीं हुआ, क्या यहां सेक्रीफाइस का जरा सा भी बात हुआ? कोई बात नहीं हुआ। एक्सटर्नल कॉस्ट, अरे एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब सिंपल भाषा में
एक बिजनेस ने खर्चा करा एक बिजनेस ने खर्चा करा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, राइट? उसको एक्सटर्नल कॉस्ट बोल दिए। अकाउंटिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सके, लेबर, वेजेस, रेंट, उनको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। पर अब आ जाओ, तुम्हारा आंसर आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट का, इकोनॉमिक कॉस्ट। स्टूडेंट्स डिटेल में बोलूंगा इसको। इकोनॉमिक कॉस्ट असल में होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब तुम जब कोई गुड सेक्रीफाइस कर रहे हो, तब जो सिलेक्ट कर रहे हो उस पे खर्चा किए कि नहीं किए? हेलो, नहीं समझा पाया मैं, फिर से बोलता हूं। तुम अगर कोई गुड्स को सेक्रीफाइस किए हो, तुमने अगर किसी गुड्स को सेक्रीफाइस किया है, गुड, तो जब तुमने किसी गुड्स को सेक्रीफाइस किया है, जब तुमने किसी गुड्स को सेक्रीफाइस किया है, तब कुछ सिलेक्ट भी तो किया है। उस सिलेक्शन के प्रोसेस में खर्चा लगा है। जो सच में खर्चा लगता है पॉकेट से, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पैसा गया मेरे पास से। पर इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब कुछ रिसोर्सेज हम ओन करते हैं। मेरा एक सेकंड घर है, तो मैंने सोचा यार ये सेकंड घर खाली क्यों रखे, एक काम करते हैं यहां ट्यूशन सेंटर बैठा देते हैं। तो मुझे उस घर के लिए कोई रेंट नहीं पे करना पड़ा क्योंकि वो मेरा खुद का है। पर तब भी मुझे रेंट का सेक्रीफाइस तो करना पड़ा। अगर मैं वहां ट्यूशन नहीं कर रहा होता तो मैं कमा लेता। उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो सारे डेफिनेशनों में सेक्रीफाइस का बात कहां आया? फोर्थ वाले में बात आया। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ऑप्शन में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी दिया रहता तो आप कौन सा मार्क करते? फिर से इकोनॉमिक कॉस्ट मार्क करता। पूछो क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट खाली सेक्रीफाइस का पोर्शन कवर करता है, जो सिलेक्ट किया उसका कॉस्ट कहां गया? जब तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तब एक गुड सिलेक्ट कर रहे हो और एक सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो जो सिलेक्ट कर रहे हो उसका कॉस्ट एक्सप्लिसिट है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी या इम्प्लिसिट कंपोनेंट है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा अलीशा ने, मैं फ्रेम करता हूं और एक बार बता देता हूं। अलीशा बोल रही है हम आपका बात समझ गया। आप बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब कोई सामान खरीदा, उसके लिए आप पे किया, तो पे तो आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट किया। दूसरा बात, आप बताएं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट, वो सेक्रीफाइस जो हमको इनकर करना पड़ता है क्योंकि हम अपना खुद का ही ओन यूनिट्स, ओन प्रोडक्शन यूनिट को यूज कर रहा होता है अपने ही बिजनेस में, न कि हम किसी को भाड़े पे लगा रहा होता है। व्हाट डज अलीशा टेल मी? अलीशा बोलती है तो सर ये इम्प्लिसिट कॉस्ट का तुकी क्या बनता है, क्योंकि पॉकेट से तो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही गया ना। अलीशा यही तो आप गलत जा रहे हो, अलीशा यही तो आप गलत जा रहे हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा। अलीशा मान लो आप ही का दो घर है, एक घर का बात नहीं करेंगे जहां आप रहते हो, तो उसको हटा दो, साइड पिक्चर से हटा दो। अलीशा आपने अपने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने आपको दे दिया ये घर, बोला भैया जो करना है करो। तो अब अलीशा बोली कि यार मेरे को जो है वो पेंटिंग और ये सब चीज का शौक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अपना एक पेंट गैलरी खोलेंगे एंड जो भी है अपना वर्क बेचेंगे। अलीशा का ईयरली इससे 5 लाख रुपीज आता है, जो ये काम करती है अलीशा। पर अलीशा ये घर इतना बढ़िया था कि अलीशा अगर रेंट पर दे देती ना तो 10 लाख रुपया बना लेती। तो इमोशनली सोचा जाए तो 5 लाख रुपया वाला डिसीजन ठीक है। फिर इमोशन तो हर बेवकूफी को अप्रूव करता है, पर अगर फाइनेंशियली और लॉजिकली सोचा जाए तो अलीशा को क्या करना चाहिए? 10 लाख का रेंट पे लगा देना चाहिए, क्योंकि वो कमा लेती 10 लाख रुपया। तो क्या अलीशा तुम ये बोल रही हो कि तुम कितना कमा लेती ये थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है? आर यू टेलिंग मी दिस कि तुम अदरवाइज क्या कमा लेती, तुम वो सोचोगी नहीं? भाई सोचेगा ना। तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एकदम मारवाड़ी बन के सोचना है अपने को जब अपने इकोनॉमिक्स का आंसर लिखेंगे।
तो सीधा सा बात है भैया, यहां पर 1 रुपया का लॉस नहीं होना चाहिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलता है कि क्या सेक्रीफाइस हो रहा है मेरा ही ओन प्रोडक्शन यूनिट पर, मेरा क्या सेक्रीफाइस हो रहा है मेरा ही ओन प्रोडक्शन यूनिट पर, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, बातचीत तो करेक्ट है, तो हटाइए इसको, इसको हटाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है। इधर पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स। अब आप लोग देखो, फोन चार्ज पे लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है क्या? मतलब ऐसा होता है क्या कि सर हम क्या तो सिर्फ फोन खरीदेगा या तो चार्जर खरीदेगा? सब्स्टिट्यूट गुड तो दुश्मन होता है एक दूसरे का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है हम साथ साथ है, कि फोन है तो चार्जर भी तो लेना ही पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द गुड्स हाईलाइटेड हियर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सीधी बात है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब इतना बड़ा कहानी दिया है ये लोग, क्या सब पटानी। अब यहां पर देख लेते हैं, पढ़ना पड़ेगा। एन इंडियन फुटवेयर कंपनी मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड लीज्ड अ 3.25 lakh 3.25 lakh square feet warehousing space in a place। अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर फॉर मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड, फॉर मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड लीज रेंटल पेमेंट, सुनिएगा, लीज रेंटल पेमेंट्स टू द पब्लिक वेयर हाउस टू। अच्छा, तो मेट्रो ब्रांड्स को लीज देना पड़ रहा है किसी को, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, पेमेंट्स, हमें रेंट देना पड़ रहा है किसी को। ओके, विल बी अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इनमें से कौन कौन सा सही है वो पूछा है। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है क्या? हाँ, कॉस्ट दैट इज एक्चुअली इनकर्ड, जिसमें सच में पैसा जाता है, वो कौन सा कॉस्ट होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट जिसमें सच में पैसा जाता है, आरव, कॉस्ट जिसमें सच में पैसा जाता है इज अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट दैट रिजल्ट्स इन एक्चुअल आउटफ्लो इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट कर्न। एंड विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द एमसी कर्व। हाँ, एमसी कर्व क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। एमसी कर्व क्या होता है, इधर ध्यान दोगे ऋत्विक? चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो ऋत्विक, क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट का पार्ट बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, तो डेफिनेटली इट विल इंपैक्ट। वन तो एकदम सही है, पर इन लोग बोल रहा है एक से ज्यादा सही है। अच्छा, आप देखना, हम एक बात बोले, वन एकदम सही है तो ये हटा दे और ये हटा दे, तो तुम्हारा फाइट बचा किसके बीच में? 2 और 4 के बीच में। चला जा, देख लेते हैं। विल बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर और कौन आता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट भी आता है, इंप्लिसिट भी, पर ये एक्सप्लिसिट है तो ये सही है। अरे एक्सटर्नल कॉस्ट तो बाहर वाले जो मेडिकल एक्सपेंसेस पे इनकर कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है? बाहर वाले जो मेडिकल, मान लो ये फुटवेयर ब्रांड है, ये जो माल नहीं बिकता ये जाके नदी में फेंक देता है, नदी पल्यूट हो रही है, जो लोग उस नदी से पानी ड्रॉ कर रहे हैं उनका बीमारी हो रहा है, उनका बीमारी के लिए वो जो खर्चा कर रहे हैं वो एक्सटर्नल कॉस्ट है, एक्सटर्नैलिटी। तो वो यहां पे कहां से रेलिवेंट है? तो हम तो 1 और 2 आंसर लिखेंगे। खत्म, क्वेश्चन 22 खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। असर्शन रीजनिंग है कुछ, चलिए यार, लेट्स सी असर्शन रीजनिंग। ये वाला आप लोग देखिए, असर्शन रीजनिंग थोड़ा स्लो जाना चाहिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, रिकलेक्शन हो जाएगा। क्लास देख लीजिए, फिर मैं 1 मिनट बाद बात करूंगा। क्लास, लेट्स गो हेड एवरीवन।
इनकम इफेक्ट ऑफ इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एकदम सही। चल मौका मिला है तो डिस्कस कर लेते हैं रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या क्या होते हैं। आ जाओ यहाँ पे। एक था इनकम इफेक्ट, एक है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को मिला के बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। एक होता है मल्टीपल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। ये सारी चीजें जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक पॉइंट है। ये सारे रीजंस है, मैंने 4 रीजंस डिस्कस कर दिया, इनकम, सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारी चीजें। तो यहां पर ये बात तो बिल्कुल सही है। असर्शन से मैं सहमत हूं। रीजन, इन केस ऑफ इनकम इफेक्ट द चेंज इन डिमांड कर्व occurs due to change in, एक मिनट, in case of income effect the change in demand occurs due to change in income of the consumer, ये एकदम गलत है, सी है। ये एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी। assertion is true, reason is false। जो बच्चा लोग इसको ट्रू सोचा था वो लोग को मैं क्लियर कर दूं उनका मिस्टेक कहां हुआ। वो लोग लेक्चर भूल गए हैं, याद दिलाता हूं। इनकम इफेक्ट, दो तरीके का इनकम होता है, एक होता है नॉमिनल इनकम और एक होता है रियल इनकम। नॉमिनल इनकम का मतलब जो तुम्हारे हाथ में कैश के रूप में आता है। रियल इनकम का मतलब होता है तुम्हारा परचेजिंग पावर। क्या होता है? परचेजिंग पावर। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, तुम्हारा इनकम सेम है, तुम्हारा इनकम चेंज नहीं हुआ, तुम्हारा प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ। तो जब दोस्त प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो तुम्हारा परचेजिंग पावर बढ़ गया। जब प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, इनकम तो सेम था तुम्हारा, पर तुम्हारा परचेजिंग पावर बढ़ गया था। दिस इज इनकम इफेक्ट। नॉट इंक्रीज इन इनकम इज नॉट इनकम इफेक्ट। अ वेरी गुड पॉइंट हैज बीन क्लेरिफाइड। इंक्रीज इन इनकम को इनकम इफेक्ट नहीं बोलते हैं, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर को इनकम इफेक्ट बोलते हैं, या डिक्रीज इन परचेजिंग पावर को इनकम इफेक्ट बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया है। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं स्ट्रेट अवे कहना चाहूंगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। हटाइए, निकलिए यहां से। 27th चेक कर लीजिए एंड देन आंसर। 27th, देखो एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एकदम सही बात है। एएफसी कर्व ऐसा होता है और इसका रीजन भी यही है कि एएफसी क्या होता है, इधर सुनिएगा क्लास। क्यों है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चल थोड़ा विस्तार में बोल देता हूं। पहले लिख लेना सब कोई, एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एकदम कुछ भी गलत नहीं बोला। एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक जा रहे हैं। अब यहां पर तुम्हारे सवाल का जवाब देखो स्टूडेंट्स। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ऑल गुड। अब मैं एक काम करता हूं, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 कर लिया, टोटल फिक्स कॉस्ट 100 100 100, एक और 100, एक और 100। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गया? 100/1 100, 100/2 50, 100/3 33, 100/4 25, 100/5 20। बराबर है। यानी कि एएफसी होता है TFC/Q। तो तुम देख, एएफसी कंटिन्यूअसली गिर रहा है, बट क्या वो कभी भी कर्व को टच कर रहा है? नहीं। ऐसा ही शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। और ये एकदम सही बात है कि इस वजह से, इस फॉर्मूला की वजह से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप लेता है। तो बोथ आर करेक्ट एंड assertion reason is the correct explanation of assertion। चले आगे बढ़े सर आप। Again, a very important concept of supply is highlighted here. A very important concept. Observe the diagram given below carefully and what do they ask? Which concept does it represent?
स्टूडेंट्स, जी हाँ बिल्कुल आकृति का आंसर आया है। शी इज टेलिंग सर, इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं बोलो? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व विच इज अ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। पूरा बात लिखेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, डोंट वरी। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व विच इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई है। नाउ मैं बोलूंगा ऐसा क्यों, ये क्यों? स्टूडेंट्स सुन ही नहीं रहे आप लोग यार। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लायर और सप्लाई करेगा। आज लेबर को मैं हायर करता हूं, तो लेबर जो मेरे लिए वर्क आवर्स वर्क कर रहा है वो उसका क्वांटिटी है, और लेबर को जो मैं वेजेस दे रहा हूं वो उसका प्राइस है। कायदे से मैं जितना वेजेस बढ़ाऊंगा वर्कर को उतना ही क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। बट होता यूं है कि वो एक इंसान है, तो एक मोमेंट तक तो मैं जब उसका सैलरी बढ़ाते गया वो सप्लाई करते गया, पर एक मोमेंट के बाद मैं वेजेस बढ़ाऊंगा तो भी वो कम काम करना चाहेगा, तो भी वो कम काम करना चाहेगा, फॉर रिक्रिएशन, फॉर रेस्ट, ये सब की वजह से। तो इवन एट हायर वेजेस, आप हायर वेजेस दिखा भी दो उसको तो वो काम कम करना चाहेगा। तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंड हो जाएगा, लेफ्टवर्ड चला जाएगा। शुरू में बढ़ेगा बट देन बैकवर्ड बेंड हो जाएगा, because now labor after some point will prefer recreation over more money, and that is why the reason is backward bending supply curve, which is an exception to the law of supply. अच्छा पॉइंट डिस्कस हो गया सर, ग्रेट सर। आई देखो, पालक का बात कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व फॉर पालक विच इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। 1 मिनट ठहर जाइएगा फिर जवाब दीजिएगा। डोंट स्पीक आउट ऑफ ऑर्डर एंड डोंट स्पीक विदाउट थिंकिंग। अच्छा क्वेश्चन है, खुद बेचारा लोग बोल भी दिया पेरिशेबल कमोडिटी है। इसका मतलब क्या है? और सप्लाई कर्व बोला। एक बात बता, एक बात बता, पेरिशेबल कमोडिटी है पालक। आज जो सप्लायर पालक ले आया, तुम उसको बोलेगा ये जो पालक है 5 रुपया केजी, हम तुमको 100 रुपया केजी देंगे, अभी के अभी 100 टन उगा दे, वो तो तुमको पागल बोल देगा। यस और नो? और बोलना बनता भी है। पेरिशेबल कमोडिटी का सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि तुम प्राइस कितना ही बदल लो, क्वांटिटी बदला नहीं जा सकता। लिखो, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। डायग्राम भी बना दे रहा हूं, रुक जाओ। याद रखना, पेरिशेबल कमोडिटीज का परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होता है। पेरिशेबल कमोडिटीज का परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होता है क्लास। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका मतलब क्या है? अभी डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं आपको, अभी डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं आप लोग को। इधर ध्यान दीजिए। ये आ गया, ये आ गया। अब इधर सोचो एक बार जरा, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई बोला ना मैं। तुम प्राइस चाहे P1 कर चाहे P2 कर, कर्ण तुम्हें क्या लगता है क्वांटिटी और बढ़ जाएगा? नहीं, क्वांटिटी तो पालक का सेम ही रहेगा इमीडिएटली। यस और नो? तो यानी कि ये, अरे भाई अगर मेरे जो फार्म लैंड है या मेरी कंट्री में मान लो 2000 टन पालक उगाने की क्षमता है, तो अगर प्राइस बढ़ा दोगे तो 3000 टन कहां से हो जाएगा? वो कैपेसिटी ही उतना है, तो 3000 टन कैसे बना दोगे? प्राइस कितना ही तुम बढ़ा लो। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब प्राइस बदल जाए चाहे क्वांटिटी में बदलाव नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि जो क्वांटिटी बना है वो तो उतना ही है ना सर। क्वांटिटी आप कम कैसे कर दोगे? पालक तो जो उग गया वो उग गया, आप मार्केट में वही ला पाओगे। आप अपने हिसाब से प्राइस के अनुसार बढ़ा या घटा नहीं सकोगे। क्लियर? आज आप सोचे कि हम नहीं बेचेगा, हम क्वांटिटी कम कर दिया, मेरे पास रखा हुआ है 1 लाख टन,
पर हम मार्केट में 60,000 टन ही लाएगा, रख के रख, पेरिसेबल कमोडिटी है, सड़ जाएगा अगले दिन, फेंकना। तुम पेरिसेबल वाला नेचर भी तो सोचो दोस्त। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिफरेंस कर्व का प्रश्न लग रहा है। लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन what will be the indifference curve between IC1, what will be the difference between, sorry, IC1 and IC3। आप लोगों को बोला था हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर लाई करेगा, कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन उस इंडिफरेंस कर्व से मिलेगा। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर देन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ये अपने को ध्यान रखना है। सर बातचीत तो क्लियर है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, बिल्कुल सही है, एंड यही अपना बात खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विथ रेफरेंस टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ वुड वन व्यू द डिमांड फॉर इंसुलिन, हाउ वुड वन व्यू द डिमांड फॉर इंसुलिन फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। यहां पे डिमांड का बातचीत है, सप्लाई का नहीं है। अगर आप लोग डिमांड का बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा सोचिएगा। सही जवाब आया सिया का। सिया हैज आंसर्ड इट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड एंड इट्स एन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इंसुलिन वाला पेशेंट को तुम ये बोलोगे यार भाई इंसुलिन का प्राइस बढ़ गया, अभी रहने दे डायबिटिक पेशेंट, ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, दवाई है, दवाई का डिमांड हमेशा परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। कभी सोचो ही मत, कोई भी नेसेसिटी होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ही होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ही होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ही होगा। सर बात तो सही है, कोई भी हो हमेशा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ही यहां होगा, देर इज नो सेकेंड थॉट्स टू इट। चलिए बात करता हूं आगे। इफ द कॉटन सप्लायर expects an increase of price of cotton in the future, if the cotton supplier expects an increase in price of cotton in the future, कॉटन सप्लायर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जो कॉटन का दाम है वो बढ़ेगा। अगर ये कॉटन सप्लायर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में कॉटन का दाम बढ़ेगा, हाउ डज द करंट सप्लाई ऑफ कॉटन चेंज। तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो वो आज सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि वो आज सप्लाई रोक के फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेगा तब ज्यादा बेचेगा। स्टूडेंट अगर खाली ये सोचेगा कि राइज इन प्राइस है तो राइज इन सप्लाई कर दे तो बेवकूफी है। क्या लिखा है, व्हेन डू दे एक्सपेक्ट द राइज इन प्राइस, आज की फ्यूचर, तो प्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, लेस, क्योंकि वो बोलेगा कि जितना भी स्टॉक में कॉटन पड़ा है अभी रख दे, बाद में काम आएगा। दे विल सप्लाई मोर इन द फ्यूचर, सो प्रेजेंट सप्लाई विल रिड्यूस टू इंक्रीज द सप्लाई इन द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 36, किसका? ठीक है ये ले, फ्यूचर वाला का क्या बता देता हूं। इसमें तुमको ये करना है कि ओन प्राइस तो अफेक्ट हो ही नहीं रहा है, आज का प्राइस को तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आज का सप्लाई कर्व को भी कुछ मत करो, आज का सप्लाई कर्व को यहां पे रखो। पर अब क्योंकि आज का सप्लाई कर्व गिर गया है तो सप्लाई कर्व को तुम कहां शिफ्ट करोगे? कोई भी और कारण से सप्लाई कर्व बदलता है, कम होता है, तो तुम सप्लाई कर्व को लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, घटता है तो लेफ्ट शिफ्ट, बढ़ता है तो राइट शिफ्ट करके दिखा दोगे, और क्या।
सीधी बात, नो बकवास। चलिए आगे बढ़ता हूं यार। 35 कराया ना अभी, 36 पे चलते हैं, आगे बढ़ता हूं ना। ओ माई गॉड, आई लाइक दिस क्वेश्चन। 36, चलिए पढ़िए एक बार क्लास। डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। डैश is independent of the fixed cost. This cost curve is common to both AVC and ATC curve. मेरे भाई जी हाँ, एकदम सही जवाब। क्या आंसर आएगा? मार्जिनल कॉस्ट। लॉजिक दूं? मार्जिनल कॉस्ट क्या मेजर करता है? मार्जिनल कॉस्ट मेजर करता है चेंज इन कॉस्ट। क्या मेजर करता है? तो फिक्स्ड कॉस्ट बदलता है क्या? नहीं समझा। मान लिया क्वांटिटी लिख दिया मैं 1 2 3, रुक जा। टोटल फिक्स कॉस्ट लिख दिया मैं 100 100 100। ले कर ले मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखा दे। एक काम कर, जीरो पे भी 100 ही था, कर ले मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट। कुछ नहीं आएगा मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बदलता ही नहीं। और मार्जिनल कॉस्ट क्या दिखाता है? चेंज। लेकिन अब रुक, क्वांटिटी 1 2 3 4, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है आप लोगों का वो है 100 220, एग्जांपल दे रहा हूं कुछ भी, 360, फिर 400। तो अब देख मार्जिनल कॉस्ट, पहले 100 से बदला वेरिएबल कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट 120 से बढ़ा, फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितने से बढ़ा? 140 से, फिर कितने से बढ़ा? 40 से। तो जो तू मार्जिनल कॉस्ट कंप्यूट कर पा रहा है वो चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कर पा रहा है, और टोटल कॉस्ट भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बदलता है। तो याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट बदलता है दो में से एक की वजह से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। लिखो, मार्जिनल कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट हैज नो रिलेशन विद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, क्या बोला मैं? मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस विथ चेंज इन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हैज नो रिलेशन विथ, लिखो, मार्जिनल कॉस्ट हैज नो रिलेशन विथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हैज नो रिलेशन विथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सब जनरल बातें हैं पर बतानी जरूरी है, तो ठीक है बता रहे हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो ठीक है स्टूडेंट्स। 36 क्वेश्चन आज हुआ है, इट्स अ गुड थिंग। 36 में से 10 हम लोग 7 8 हम लोग स्किप किए थे, तो 25 26 क्वेश्चन हुआ है। इट्स अ गुड डिस्कशन क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद अ सिमिलर डिस्कशन। गुड बाय एवरीवन।